ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आप लोग ने अपने सभी लोग वो बंद रखिएगा, माइक बंद, वो कैमरे बंद रखो, कैमरे सभी लोग बंद रखो, कैमरे सबको बंद रखना है अपना, ठीक है। और ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये ड्राई टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे, है ना, बोरेक्स बीट टेस्ट तक ड्राई टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे, है ना, ठीक है। और ड्राई टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं जो अपने को लिक्विड टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हेडिंग आप अपनी कॉपी में लिखोगे वो लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स, एसिड रेडिकल का क्लासिफिकेशन आप लिखोगे, ठीक है। एसिड रेडिकल का क्लासिफिकेशन लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल, है ना। तो एसिड रेडिकल का जब क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो एसिड रेडिकल्स को, एसिड रेडिकल किनको बोलते हैं पता है ना आपको, आपको पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। लेट्स से एन एग्जांपल, वी विल टेक HCl as an acid or NaOH as a base. Now we will get NaCl plus H2O. अब इस NaCl में दो आयन है, एक है Na प्लस आयन और एक है Cl माइनस आयन। Na प्लस आयन क्या है, Na प्लस आयन है कैटायन, और ये क्या है, ये एनायन है। कैटायन कहाँ से आया, Na प्लस आयन आया यहाँ से, बेस से आया, क्योंकि Na प्लस आयन बेस से आया है इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, बेसिक रेडिकल दिया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, बेसिक रेडिकल है, बेस से आने वाला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और जो एनायन है, जो एनायन आया है, नेगेटिव आयन जो आया है, वो कहां से आया है, वो आया है इससे, HCl, एसिड से आया है, ओके। तो एसिड से जो आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड रेडिकल। सो वी आर बेसिकली, जो हमने यहाँ लिखा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल, तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द एनायंस। नाउ हम लोग एनायंस के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो, हम लोग एनायन के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन पे ला रहे हैं कि एनायन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा चल रहा है, उस पर हम लोगों का एक डिस्कशन है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए, जिसको नोट करना है इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है, चलो, है ना। जस्ट जैसे नोट हो जाए फटाफट बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा इससे। ठीक है, वीडियो किसी को ऑन नहीं करना है, वीडियो आप बंद रखो। डन, ठीक है। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, इसको मैं हटा देता हूं और क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ, ये भी हेडिंग हटा रहा हूं, थोड़ा जगह मिल जाएगा मुझे। तो बेसिकली जो एनायंस है, एनायंस को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक है ग्रुप ए, ओके, और एक दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप ए में कहते हैं कि ग्रुप ए में कहते हैं, एक मिनट रुकना, सो ग्रुप ए में जो कहते हैं वो कहते हैं कि यहां पर these radicals gives any gas when treated with acids या reagent, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होंगे क्या करेंगे, ये आपको क्या करेंगे, ये गैस रिलीज करते हैं, है ना, कोई ना कोई गैस जो है ना वो रिलीज कर देंगे इस तरीके से, मेनली फॉर एसिड्स है,
हम लोग एसिड से अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्रुप ए के रेडिकल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ए के रेडिकल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ग्रुप ए का रेडिकल्स ये ऐसे आ जाएगा, ओके। अच्छा, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूं तो, है ना, और बेहतर हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं फुल बोर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर ग्रुप का कुछ, ओके दिख रहा है, ठीक है, ठीक 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 है। तो ये जो ग्रुप ए है इसमें दीज रेडिकल्स गिव्स एनी गैस व्हेन ट्रीटेड विद एसिड्स या रिएजेंट से ट्रीट किया जाता है, और इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि दीज रेडिकल्स विल नॉट गिव एनी गैस व्हेन ट्रीटेड विद एसिड्स। जब इनको एसिड से तो कोई गैस नहीं मिलती है, अब इनको दो पार्ट में फिर से बांटा गया है, इनको दो पार्ट में फिर से बांट दिया गया है, ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ए, ग्रुप 1, और इसको बोलते हैं ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में क्या होगा, ग्रुप 1 में कहते हैं कि दीज रेडिकल्स गिव्स गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl या वन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड, है ना। एसिड में यू कैन टेक HCl, यू कैन टेक H2SO4 बट नॉट HNO3, है ना, यू कैन टेक HCl, यू कैन टेक H2SO4 बट नॉट HNO3, दैट विल डिस्कस इन लेटर, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर ये रेडिकल्स आ जाएंगे, है ना, ठीक है, इस तरीके से, ओके, ठीक है। नाउ ये आ जाएगा। ग्रुप सेकंड की अगर हम बात करें तो ग्रुप सेकंड में क्या होता है, ग्रुप सेकंड में हम ये कहते हैं कि दीज रेडिकल्स गिव्स गैस व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा ना, ये रेडिकल रहते हैं। यहां पर भी दो क्लासिफिकेशन है, यहां पर भी दो क्लासिफिकेशन है, ग्रुप 1 और यहां पर भी है ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में हमने उनको रखा हुआ है जो है ना, these radicals are identified by precipitation reaction, ये precipitation reaction से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, these radicals are identified by redox reaction, ठीक है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है फॉस्फेट आयन, बोरेट आयन, सल्फेट आयन, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉस्फेट, बोरेट, ठीक है, फॉस्फेट, बोरेट, सल्फेट, क्रोमेट, ये जो है ना, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है, उस तरीके से रहेगा। नाउ इसमें जो हम लिखते हैं उसमें है MnO4 माइनस आयन, MnO4 माइनस 2 आयन, ठीक है, और इसमें क्या है CrO4 माइनस 2 और Cr2O7 माइनस 2, ठीक है। नाम क्या क्या होते हैं, नाम क्या क्या होते हैं, परमैंगनेट,
सेकेंड का मैग्नेट, ये है क्रोमेट और ये है डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट को दोनों ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप 1 में भी रखा गया है, ग्रुप 2 में भी रखा गया है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट को दोनों ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया उस पर अपन डिस्कशन कर लेंगे, अभी हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, पहले लिस्ट बना लो। और यहां पर इसको याद करना बहुत आसान है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप कहलाता है, ये कहलाता है डाइल्यूट। इसको जो है ना ग्रुप 1 को कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, ये भी बोलते हैं। इस वाले को डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप बोलते हैं। और इस वाले को कभी कभी क्या बोला जाता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप। ज्यादा कॉमन जो लैंग्वेज है वो यही वाली है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप और डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, ज्यादा कॉमन लैंग्वेज जो है ना वो ये वाली है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप जो है ना वो ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो these radicals give gas when treated with concentrated H2SO4 and these radicals gives gas when treated with। तो अब ये रेडिकल जो कौन से हैं उनका नाम लिखते हैं, बहुत सिंपल से याद कर सकते हो, F- आयन, Cl- आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, ये सारे हेलोजेंस जितने भी हैं वो सब यहाँ रखे गए हैं। इसके साथ साथ एक आयन और भी है जिसका नाम है ऑक्सलेट आयन, वो भी यहीं रखा गया है। एक आयन और भी है जिसका नाम है NO3- आयन, वो भी यहीं रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो जगह है, ये वाला पार्ट ये लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला पार्ट इतना नोट कर लिया, मैं इतना हटा दूंगा और यहीं पे लिस्ट लिख दूंगा क्योंकि जगह नीचे कम है। हाँ ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लो, इतना ये वाला पार्ट लिख लो। तो मैं ये हटा के यहाँ पे लिख, क्योंकि यहाँ पे एनायन की लिस्ट बड़ी है, ग्रुप 1 में एनायन की लिस्ट बड़ी है। अच्छा, इसका रीजन क्या है ना, अभी समझाते हैं, इसका रीजन समझाते हैं क्यों ऐसा है, बता देते हैं, है ना। ये डिस्कशन कर लेंगे अभी एक एक करके, मतलब ये ऐसा कुछ है कि क्यों ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसका भी रीजन है। मतलब रीजन तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी लोगों ने ऐसे रखा है, वरना क्यों रख दिया ऐसे नहीं, किसी भी ग्रुप किसी भी रेडिकल को कहीं पर भी रख दिया है ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है, कहीं भी रखा जाएगा ऐसा नहीं है, उसका भी लॉजिकल रीजनिंग है, उसके हिसाब से हो गया। सब लिख लिया, ठीक है, ओके। हाँ रागा, आप रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग जो है ना मिल जाएगी आपको, मैंने प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग भी अपने यूट्यूब चैनल पे दे दी थी आपको, तो वहां मिल गई है, और मैंने रेजोनेंस में भी दे दी है, तो आपको वहां पर भी जो है ना जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, दोनों जगह मिल जाएगी, है ना। यूट्यूब पे तो आप इमीडिएटली देख सकते हो अभी 1 घंटे के बाद। फर्स्ट लेक्चर भी मैंने दे दिया था आपको, फर्स्ट लेक्चर भी पब्लिक। तो स्टार्ट करें, देखो तो अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये हटा रहा हूँ और रेडिकल्स के नाम लिख देता हूँ, है ना। यहाँ थोड़ी सी लिस्ट बड़ी है तो थोड़ी जगह चाहिए अपने को, है ना। तो ग्रुप 1 में जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप होता है, जहां पे डाइल्यूट H2SO4 से ठीक है ये करेंगे, तो ये क्या होगा, CO3-2 होता है, कार्बोनेट आयन यहाँ पे होता है, यहाँ पे बाई कार्बोनेट आयन भी होता है, SCO3- आयन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव भी होता है, यहाँ पे सल्फाइड भी होता है, सल्फाइड आयन, यहाँ पे एसिटेट आयन भी है, CH3COO- आयन, यहाँ पर फॉर्मेट भी है, ये भी है, SCOO- आयन भी है। ठीक है, यहाँ पे एक थायोसल्फेट आयन भी होता है, H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट आयन भी होता है। यहाँ पे एक नाइट्राइट आयन भी होता है, NO2- आयन। ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, ये देखो फोकस वाला एरिया है आपका, स्टार मार्क कर रहा हूं, ये NO2- आयन है, और ये देखो कौन सा है, इसको स्टार मार्क करो, ये नाइट्रेट आयन है ना। तो NO3- आयन कहां पर है, NO3- आयन कहां पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में है। और NO2- आयन कहां है, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन जो है ना वो कहां पे है, नाइट्राइट आयन कहां पे है, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, ये आपका नाइट्राइट आयन है वो इसमें है, और नाइट्रेट आयन जो है ना वो इसमें है। दोनों काफी सिमिलर जो है ना हो चुका है, इस तरह होता है। ठीक है, शिवांशु थोड़ा सा ही है, 1 या 1.5 लेक्चर ही निकला है अभी, ये वाला जो लेक्चर अभी चल रहा है ये पिछले लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा ऐसे करके ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे हटाते हैं, ये नोट कर लो, ये सारे रेडिकल नोट करो फटाफट, और उसके बाद जो है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको नोट करो,
एक और आयन है आपका HSO3 माइनस आयन, ये भी होगा, इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 9 हो गया। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, जो है ना इसका रीजन करते हैं, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो जिस स्टूडेंट ने ये पूछा था कि ये कंसंट्रेटेड में क्यों रखे गए हैं, ये डाइल्यूट में क्यों रखे गए हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप में जो ये रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि ये जो रेडिकल्स बने इनके, इनसे जो गैस यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है ना एज ए एसिड वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन से रेडिकल, तो ये एक्चुअली वीक वाले हैं, आप देख लो, और ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, इनके एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे, HF, HCl, HBr वगैरह होगा। तो इनसे गैसियस सब्सटेंस निकालने के लिए आपको स्ट्रॉन्गर सिचुएशन चाहिए होगी, बिकॉज अगर आप एसिड बेस रिएक्शन भी कराते हो तो आपको स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड तरफ जाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्गर ये खुद है, ये खुद ही स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्शन पीछे ही रहती है ना, इसलिए इनको इससे रखा गया है। और आप यहाँ देखोगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको एक बार और याद दिला दूंगा कि मैंने क्यों आपको यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ठीक है, एक कुछ बुक्स जो है ना एक चीज और करती हैं, मैं क्योंकि आपने ऐसा पूछा है तो मैं आपको एक चीज और बता दूंगा यहाँ पे कि कुछ ऐसी भी किताबें भी हैं जो कि इसको, हाँ इसमें इस वाले केस में जो है ना ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप सेकंड को जो है ना, ग्रुप सेकंड के रेडिकल को कुछ बुक्स में है ना, कुछ सारे बुक्स में इसको जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 प्लस KMnO4 इसमें भी रख, ऐसे करके भी बनाया गया है, एक ये ग्रुप भी बनाया जाता है ना। आप ये मतलब ये स्पेशल तरीके से एक अलग ग्रुप बनाया जाता है KMnO4 का, और इसमें जो रेडिकल्स रखे जाते हैं वो यही हैं, स्पेशली Cl माइनस आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्सलेट आयन, ये सारे रेडिकल जो है ना वो इस ग्रुप में रखे जाते हैं। उसका क्या रीजन है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबको पता होगा, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इन सबको ऑक्सीडाइज करके आपको आइडेंटिफिकेशन दे देता है। कुछ किताबें जो है ना, ठीक है, इस तरीके से। ग्रुप 2 के एग्जाम्पल क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ग्रुप 2 के एग्जाम्पल क्लियर नहीं दिख रहे हैं, कौन से ग्रुप 2 के, इधर वाले या इधर वाले, मैं बोल देता हूं। ग्रुप बी के, अच्छा ग्रुप, ये लिखो, ये परमैंगनेट आयन है, MnO4 माइनस आयन है, MnO4 माइनस आयन है, लिखो फटाफट जल्दी से। ये MnO4 माइनस 2 आयन है, ये MnO4 माइनस 2 आयन है, ये क्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन है ना। ठीक है, मैं लिख देता हूं अलग से जिसको नहीं दिख रहा है। ये ग्रुप 2 वाले रेडिकल जो है ना, ये वाले, ये यहाँ लिख देता हूं, यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी है। MnO4 माइनस आयन, MnO4 माइनस 2 आयन, CrO4 माइनस 2 और Cr2O7 माइनस 2। अब लिख लो, अब दिख रहा है, अब प्रॉपर दिख रहे होंगे, देख लो, है ना। हाँ मतलब बेसिकली ऋतिक ऐसा कुछ है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो ईज ऑफ रिएक्शन पे किया गया है, बिकॉज हम लोग लैब के अंदर कोई ड्रास्टिक कंडीशन तो यूज नहीं कर रहे ऋतिक, तो उसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली ऐसा कुछ है, ठीक है, इस ऐसा कुछ है कि रिएक्शन जो है ना कितनी फिजिबल है और हम किस रिएजेंट से आसानी से रिएक्शन करा सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो बेसिक यहाँ पे लिया गया है, ईज ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बना दिया है, मैं अभी बात करता हूँ ग्रुप पे, है ना, डिस्कशन करते हैं उस पे, टेलीग्राम ग्रुप की बात लास्ट में कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो रेडिकल है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे, मैं याद दिलाऊंगा आपको, ये वाला जो है ना, ये ग्रुप भी जो है ना एक स्पेशल ग्रुप जो है ना, इसका भी बनाया गया है। आपको हो सकता है जब आप कोई स्पेशली जब आप एक कोई बुक पढ़ रहे हो जो कि केवल उस पर, जैसे मेरे पास जो बुक है केवल प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड है, तो उसमें ये भी मेंशन किया गया है, ये वाला ग्रुप भी मेंशन है, इस तरीके से अलग से उन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ये नोट हो गया सबका, ये नोट हो गया होगा, है ना, टाइम हो गया। नाउ अब हम लोग पहला रेडिकल स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट रेडिकल जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा CO3 2 नेगेटिव।
CO3 - 2 है ना। तो CO3 - 2 को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट आयन है। और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको भी समझ लेंगे, इसका नाम क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे इसमें, वो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी के बारे में। सॉल्बिलिटी के बारे में, तो सॉल्बिलिटी में कहा जाता है ऑल अल्कली मेटल एंड अमोनियम कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ये है ऑल अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम जो है ना, हाँ एनायन में गैस बनाने के बैक्टीरिया, एनायन में मोस्टली गैसेस वगैरह ही जो है ना वो आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आएंगी, इसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ऐसा रहेगा। सभी लोग अपना वीडियो बंद रखेंगे, है ना, वीडियो प्लीज बंद रखिए, बिकॉज जो है ना लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो प्लीज वीडियो बंद रखिए। ऑल अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं सभी के सभी, जो बाइकार्बोनेट, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे, स्पेशली कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जितने भी होते हैं अल्कली मेटल्स के, अगर अल्कली मेटल्स के समझते हैं ना सब लोग, अल्कली मेटल मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। ये सारे अनियन ग्रुप के रिएक्शन काफी कुछ है ना, आयरन मैन ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है ना कवर हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए ना। इस पे अभी थोड़ा फोकस करो, बहुत अच्छा सा है। अभी कुछ लिखना ना बंद करो, है ना। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो पूछो, बाकी ठीक है। स्लैंट नहीं रखा है, स्लैंट बोर्ड नहीं रखा है, एक्चुअली लाइट की वजह से थोड़ा सा कैमरा को नीचे किया गया है ना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऑल अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल, सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा लिखिए इसमें, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, है ना। ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जो होता है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जो होता है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है उसमें BeCO3 सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, फिर MgCO3 है, फिर CaCO3 है, फिर स्टोंसियम है, स्टोंसियम कार्बोनेट है, और सबसे आखिरी में BaCO3 है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ये BeCO3 है और MgCO3 है और CaCO3 और SrCO3, और ये हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनेट होंगे, कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टी है, उसमें कार्बोनेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही हमें समझनी होती है कि जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट सॉल्ट जो होंगे, इसका हाँ अभी समझाते हैं। इसका जो रीजन आता है वो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से आंसर आता है। और मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड में पढ़ाया जाता है, सॉल्बिलिटी के बारे में, वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। ठीक है, और ये आपको पढ़ाया गया होगा। और इसमें जो ये कंपाउंड होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट नीचे जा रहे हो, टॉप टू बॉटम, वहां पे बड़ा कैटायन और बड़ा एनायन, सॉल्बिलिटी लगातार क्या होती है, कम होती चली जाती है। एस ब्लॉक में पढ़ाया होगा, अगर एस ब्लॉक में पढ़ाया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, नहीं फजान रूल इसमें नहीं लगेगा, गलती से फजान रूल मत लगाना। फजान रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये सबसे हाईली कोवेलेंट है, और फजान रूल के हिसाब से इसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम आनी चाहिए। ठीक है, इसकी सॉल्बिलिटी जो है ना वो सबसे कम आनी चाहिए। क्लियर हो गया, इस तरीके से ये रहेगा, ये रहने वाला है। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट अनस्टेबल टाइप का है। अमोनिया जो है ना, अमोनियम कार्बोनेट में जो उसके एनायन वगैरह है, उनकी हाइड्रोलिसिस वगैरह हो जाती है वाटर के अंदर,
तो इसलिए क्या होगा कि वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे, है ना। ठीक है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का ही फैक्टर लगेगा, बिल्कुल इसमें, इस वाले में ये जो फैक्टर लगा हुआ है इसमें हाइड्रेशन एनर्जी और वर्सेस लैटिस एनर्जी का फैक्टर लगेगा इस वाले केस में। तो ये सॉल्बिलिटी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में, ये तो हो गया किसके बारे में, कार्बोनेट के बारे में, है ना, कार्बोनेट के बारे में। ये मैं हटा रहा हूं। नाउ विल डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट, द बाइकार्बोनेट्स, है ना। तो बाइकार्बोनेट्स में क्या होता है, ऑल बाइकार्बोनेट्स, all carbonates of alkaline earth metals, alkaline earth metals are, all bicarbonates of alkaline earth metals are water soluble, है ना। जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं किसके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सब लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल जानते हैं ना। ये तो फर्स्ट वाले होते हैं अल्कली मेटल्स, कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तो अल्कली मेटल्स होते हैं। और जो सेकेंड वाले थे ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, है ना, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। बेरिलियम को नहीं काउंट करते, लेकिन मैं अभी जस्ट उसमें ही चल रहा हूँ। ठीक है, BeCO3 के ऊपर क्या क्या लिखा है, BeCO3 के ऊपर लिखा है ये He का मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी एंड वर्सेस लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी वर्सेस लैटिस एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट से इनकी सॉल्बिलिटी एक्सप्लेन की जाएगी। फजान रूल से इनकी सॉल्बिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ है इस वाले पार्ट पे। तो ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड वाटर आर वाटर सॉल्युबल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे किनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है ना, ये सारे की इनकी सबकी बात हो रही है। तो ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। मतलब आपको याद होगा जैसे ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। और ये जो है ना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में अगर आप देखोगे तो ये वाटर को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने सुना होगा, है ना, वाटर को हार्डनेस से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वाटर को जो हार्डनेस प्रोवाइड करने वाले हैं ये हो गए। तो वाटर को हार्डनेस, तो आपको आपने सुना है टेम्पररी हार्डनेस के बारे में, कि वाटर को टेम्पररी हार्डनेस कौन देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट देते हैं। तो वाटर में जब सॉल्युबल होंगे तभी तो हार्डनेस देंगे ना, है ना, तभी तो हार्डनेस देंगे। इसीलिए ये आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू भी समझ सकते हो कि बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं किसके, स्पेशली किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह। मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन नेचर। ये जो है ना, ये आपको उस फॉर्म में नहीं मिल सकते। अगर आप सोचो कि इनको बाहर निकाल लो, यस, तो क्या होगा, तो आप उनको बाहर निकाल लोगे तो नहीं निकाल पाओगे। दीज आर द वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ये पानी के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जिस पानी में हार्डनेस आ जाती है उसमें क्या होता है, उससे कपड़े साफ नहीं होते हैं, है ना, उसमें झाग नहीं बनता है ना, साबुन जो है ना काम में नहीं हो पाता है, वो अलग से प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाता है इसका। तो वो अलग बात है, वहां पे डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, है ना, इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड के बाद अब जो है ना फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सॉल्बिलिटी के फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। सॉल्बिलिटी का जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, सॉल्बिलिटी का जो फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समझना है वो है इसमें जो है ना, इसके लिए फोर्थ पॉइंट मैं बता रहा हूं, फॉर अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स, फॉर अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स। अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स में क्या सिचुएशन है, अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स में पहला पॉइंट जो स्टार मार्क करके करना है उसमें ये है LiHCO3, क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा, लिथियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लिथियम बाइकार्बोनेट। तो लिथियम बाइकार्बोनेट जो होगा, लिथियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो क्या रहता है, लिथियम बाइकार्बोनेट इज, ये एग्जिस्ट ओनली इन वाटर। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, ये पानी में ही एग्जिस्ट करेगा, आप अलग से नहीं निकाल सकते। ठीक है, पानी को गर्म कर देंगे, पानी को गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज करके कार्बोनेट में चले जाते हैं, है ना। वाटर को अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करके कार्बोनेट में चला जाएगा, अलग से नहीं निकाल पाओगे आप, है ना। ठीक है,
श्रेयांश गुप्ता, बाइकार्बोनेट्स ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। आप चिंता मत करो, एक एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देखो, एकदम सिस्टम से हर चीज पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट वाइज दिखाता जा रहा हूँ, ऐसे ही आप करते जाओ। मैंने देखा था कि किसी बच्चे का मैंने नोट्स देखा था अभी, आपके PB1 का एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे, बड़े अच्छे से उसने लिखा हुआ है ना। तो आप वैसे ही आप लगातार क्या करते जाओगे, लिखते जाओगे, तो फाइनली जो है ना वो बहुत ही अच्छे से आपको, मतलब ऐसे ही आपके माइंड में इंफॉर्मेशन अरेंज हो जाएगी और वहीं से आप पिक भी कर लोगे, है ना। उस तरीके से आप देखते जाओ, अभी बहुत ही सिस्टम से चीजें बन जाएंगी, है ना। जितना अच्छे से बनेगा, आप आखिरी में देखना चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, है ना। हर चीज को यूज कर लूंगा, हर छोटी छोटी बात बताऊंगा, एक बार सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ये हो जाएगा। नाउ इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर हम सॉल्बिलिटी ऑर्डर को देखें, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को देखें, किसका, इन्हीं का सॉल्बिलिटी ऑर्डर। तो सॉल्बिलिटी ऑर्डर में ये सिचुएशन है, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 और CSHCO3, ये हो जाएगा। यहाँ नीचे जाने पे बढ़ती जाती, उल्टा है, ये तो सारे सॉल्युबल ही हैं, इनमें बढ़ता जाएगा, ठीक है, इनमें बढ़ता जाएगा और सॉल्बिलिटी बढ़ता जाएगा। आपको एस ब्लॉक में ये पढ़ाया गया होगा, एस सॉल्वे प्रोसेस पढ़ाया गया था। सॉल्वर प्रोसेस में क्या करते थे, पढ़ा था किसी ने, सॉल्वर प्रोसेस पढ़ा था, इसमें क्या क्या बनाते थे सॉल्वर प्रोसेस में, क्या, हाँ, Na2CO3 बनाते थे, है ना, Na2CO3। और Na2CO3 कैसे बनाते थे, जो सोडियम बाइकार्बोनेट ब्राइन सोल्यूशन से निकालते थे, ब्राइन से निकालते थे, उसका हम लोग कैल्सिनेशन करते थे। कैल्सिनेशन टर्म से आप लोग फैमिलियर हो, क्योंकि अभी आपने मेटलर्जी पढ़ी है, ठीक है, अभी आपने मेटलर्जी टॉपिक खत्म किया है, तो कैल्सिनेशन आप जानते हैं। इसके कैल्सिनेशन से क्या बनता था, Na2CO3 बनता था, H2O बनता था और CO2 बनता था। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ना, इसको बनाने के लिए, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको यूज करते थे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका जो डिसोसिएशन है, उससे क्या होगा, Na2CO3 और H2 और CO2 बनता है। ओके, ये आप तभी कर पाते हो जब आपको ये जो है ना, ये किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको नीचे मिल जाता है, ठीक है। हीट करते हैं, तो हीट तो तभी कर पाओगे जब ये मिलेगा ना सॉलिड फॉर्म में, ये मिलेगा। एक क्वेश्चन भी वहां पूछा जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, सॉल्बिलिटी ऑर्डर में मैंने लिथियम जानबूझ के लिखा, स्टार मार्क के अलग से लिखा हुआ है, स्टार मार्क करके अलग से लिखा हुआ है ना, स्टार मार्क करके अलग से लिखा हुआ है कि इट्स वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। इसको मैंने नहीं लिखा अलग से, ऑर्डर में मैंने इसको लिखा हुआ है ना। क्यों लिखा है उसका भी लॉजिक समझाता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्वे प्रोसेस जब हम आपको पढ़ाते हैं कि पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से, इससे, है ना, इससे हम K2CO3 क्यों नहीं बना सकते फ्रॉम सॉल्वे प्रोसेस, फ्रॉम सॉल्वे प्रोसेस हम लोग KSCO3 से K2CO3 क्यों नहीं बना सकते। उसका जो आंसर है, किसी ने दिया है आंसर, अंकित ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, गुड अंकित। तो अंकित ने बोला है कि सर KSCO3 जो है ना वो ज्यादा सॉल्युबल है, तो ज्यादा सॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे नहीं निकलेगा, तो आप उसे हीट नहीं कर पाओगे, तो K2CO3 आपको नहीं मिल पाएगा। सो दिस, अगर हम ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन याद रखते हैं तो अपने को कहीं कुछ, मान लो कोई लॉजिक वॉजिक में या मान लो कोई मेमोरी वाइज कुछ गड़बड़ाने लगे, तो आपको ये याद रहेगा कि अच्छा यार वो वहां से इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर पाओगे। तो जब आप कनेक्ट कर पाओगे तो अपने आप ही जो हो जाएगा, ये ज्यादा सॉल्युबल है, इसको आप प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते, तो कैल्सिनेशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि यार सोडियम से पोटेशियम की तरफ सॉल्बिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब, तो ये सॉल्बिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये भले ये एस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन है, बट हमने रिवाइज कर ली। देयर आर सो मेनी थिंग्स हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, मतलब इंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे लास्टली, है ना, ठीक है। तो ये मैंने क्या बता दिया, सॉल्बिलिटी के बारे में बता दिया, कार्बोनेट की सॉल्बिलिटी के बारे में बता दिया। लो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करो। ओके ओके, सो नाउ विल डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट, है ना, हीटिंग इफेक्ट को डिस्कशन करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसमें हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं अल्कली मेटल्स का,
अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात करते हैं। तो अल्कली मेटल कार्बोनेट में कौन कौन से कार्बोनेट होते हैं, लिखो आप इसमें, 1 मिनट का टाइम दो मुझे, अल्कली मेटल कार्बोनेट की लिस्ट बनाओ। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं Li2CO3 होगा, Na2CO3 होगा, K2CO3 होगा, Rb2CO3 होगा, CS2CO3 होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर ये तो डिकम्पोज करता है, ठीक है, ये डिकम्पोज करेगा, है ना, ये डिकम्पोज करेगा। और इसको कहां से एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं फजान रूल से। यहां लगेगा फजान रूल, कहते हैं यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहाँ पे जो है ना ये डिकम्पोज करता है। बाकी जो होंगे ये सारे के सारे जो है ना ये क्या है, इनको अगर आप हीट करते हो तो ये क्या लिखोगे इसमें, इसमें लिखोगे स्टेबल, स्टेबल टुवर्ड्स हीट, हीट के प्रति कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, है ना। तो इस हीट के प्रति स्टेबल रहने का जो रीजन है वही है कि ये डिसॉल्व नहीं होंगे, है ना। अस्मित पारसा, अगर इंसॉल्युबल है तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्यों है, ठीक है। इंसॉल्युबल का मतलब ये नहीं है कि मतलब 100% इंसॉल्युबल है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इंसॉल्युबल जैसे ऐसे समझ लो कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब इंसॉल्युबिलिटी की बात कैसे आती है, जिसको ऐसा लग रहा है बेसिकली क्या होता है, कभी कभी कुछ सॉल्युबल, जैसे आपको पता होगा कि NaCl भी कैसा है, सॉल्युबल है। लेकिन अगर आप लगातार क्या करते जाओ, अगर आप लगातार पानी हटाते जाओगे NaCl सॉल्यूशन से, तो एक समय वो आएगा जब IP की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाता है, सब्सटेंस कैसा हो जाता है, सब्सटेंस जो है ना वो इनसॉल्युबल हो जाता है ना, पानी में इनसॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज अ रिलेटिव टर्म, एक्चुअली थोड़ा सा रिलेटिव भी रहता है, इसलिए हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी भले ही वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल है और हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में इनसॉल्युबल है, वैसे तो अगर आप सॉल्युबिलिटी पानी बढ़ाओगे, डाइल्यूशन करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है सब्सटेंसेस की, ठीक है। फजान रूल थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, ओके। फजान रूल का मैं लेक्चर रिलीज कर दूंगा यूट्यूब पे, आप चिंता मत करो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो छोटा सा कटायन, जो स्मॉल कटायन होता है, वो बड़े एनायन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज कर लेता है और इसकी वजह से एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और वो कोवेलेंट कैरेक्टर जो डेवलप करता है उसकी वजह से क्या रहता है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाती है, क्योंकि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट और उसमें आयनिक सोल्यूट की ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कोवेलेंट सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो जो छोटे कटायन होते हैं वो आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा था, आयनिक कंपाउंड बन रहा था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, वो इसके ऊपर में ऐसे जाके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जाके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन क्योंकि एनायन का साइज ज्यादा है तो एनायन अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता, और इसकी जो है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, छोटा सा कटायन है, फ्लक्स ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वापस से अपनी तरफ खींच लेता है। तो जिस ऑर्बिटल से, जैसे सोडियम या लिथियम था, जिस ऑर्बिटल से इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था वो ऑर्बिटल हो गई थी वैकेंट, और जिसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था एनायन का, वो ऑर्बिटल हो गई थी कंप्लीटली फिल्ड। तो जब पोलराइजेशन होता है तो एनायन की कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और कैटायन की वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होना चालू हो जाती है, और बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन थोड़ा सा होने लगता है, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, उस कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और अगर मैं आपसे एक पूछूं कि कोवेलेंट इन जनरल, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, सेम रीजन होगा नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन के लिए भी, हाँ उसमें भी कुछ ऐसा ही रीजन है, लिथियम वाले में उसमें भी ऐसा ही रीजन कुछ आएगा, कह सकते हो। और लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, उसका भी एक रीजन आता है, ठीक है, आ जाएगा अभी। तो वहां पर जैसे ही कैटायन क्या करेगा, पोलराइज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। साथ में ये भी होगा, क्या होगा कि जितने भी ये
कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। इन जनरल हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या डिकम्पोजिशन टेम्परेचर वगैरह कम होता है किसके रिस्पेक्ट में, आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। इसीलिए यहाँ पे मोर कोवेलेंट करेक्टर होने की वजह से इसके पास जो है ना यहाँ पे मोर कोवेलेंट करेक्टर है, मोर कोवेलेंट करेक्टर है, और उसी मोर कोवेलेंट करेक्टर की वजह से क्या होता है, ये जो है ना डिकम्पोज कर जाता है ना, आसानी से डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, ये इसका रीजन है। चलो इतना ही बताएंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे इससे ना। ठीक है, एक रीजन और भी दिया जाता है कि ये ऑक्साइड बनाएगा, ये भी ऑक्साइड बना के डिकम्पोज करेंगे। इनमें ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है नीचे जाने पर। आप उसमें पढ़ना एस ब्लॉक में, एनसीईआरटी में, उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि टॉप टू बॉटम जाने पे ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। और ये इसीलिए क्या होता है, ये डिकम्पोज ही नहीं होना चाहते, क्योंकि ये है ना इस तरीके लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे। सर व्हाई वी आर नॉट टेकिंग डी ब्लॉक कार्बोनेट, डी ब्लॉक कार्बोनेट भी लेंगे, चिंता मत करो। वी आर टेकिंग द डी ब्लॉक कार्बोनेट, अभी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, चिंता मत करो। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें हीटिंग इफेक्ट चल रहा है, और हीटिंग इफेक्ट में तो जो हीटिंग इफेक्ट है उसको आगे आगे बढ़ाते हैं। हीटिंग इफेक्ट, ओके, इसमें हम लोग बात करें तो अगर हमको सेकेंड ए की बात करते हैं, सेकेंड में कौन से हमारे, वो है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें है जैसे BeCO3 है, MgCO3 है, CaCO3 है, SrCO3 है, BaCO3 है। ये सारे के सारे डिकम्पोज कर जाते हैं, है ना। ठीक है, ये सारे के सारे है ना, इनको अगर हीट करोगे तो क्या बनाएंगे, BeO प्लस CO2। ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे CaO प्लस CO2। ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्स, सॉरी MgO आएगा यहाँ पे, CaO प्लस CO2। ये हीट करने पर SrO प्लस CO2, BaO प्लस CO2। ठीक है, ये अनस्टेबल ही होता है, ये अनस्टेबल होगा, है ना। यहां पर भी क्या लग रहा है, यहां पर भी फजान रूल लग रहा है, हाईली कोवेलेंट करेक्टर है, फजान रूल लग रहा है। और अगर हम इंटायर फैमिली को कंपेयर करें फर्स्ट डे और सेकेंड डे वाले की, तो यहाँ पे साइज छोटा हो गया है, बेरिलियम का साइज छोटा हो गया लिथियम से। ऊपर से एक तो आप जानते हैं कि एटॉमिक साइज लिथियम का बड़ा होगा बेरिलियम से। ऊपर से आपने क्या किया, लिथियम पे 1+ लगा रखा है, बेरिलियम पे 2+ लगा रखा है। ऐसे ही आप फर्स्ट डे वालों का साइज बड़ा होता है सेकेंड डे वालों से, लेकिन फर्स्ट डे वालों पे चार्ज कितना लगाते हो, 1+, और सेकेंड डे वालों पे चार्ज कितना लगाते हो, 2+। तो अगर हम इन जनरल कंपेयर करें, इन जनरल कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा मिलेगा, इन जनरल कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा मिलेगा, सेकेंड डे वालों में या फर्स्ट डे वालों में, इन जनरल सेकेंड डे वालों में मिलेगा। गुड, तो इसीलिए सेकेंड डे वालों में अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, इसीलिए सारे डिकम्पोज कर रहे हैं, इसीलिए सभी डिकम्पोज कर रहे हैं। ये अलग बात है कि टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही, बढ़ती जाती है। क्यों, ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। बेरियम कहता है मैं अपना बेरियम ऑक्साइड नहीं बनाना चाहता हूं, और आप कहते हो नहीं मैं जबरदस्ती बना के मानूंगा, तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि बेरियम अपना परऑक्साइड बनाना चाहता है, स्ट्रोंशियम अपना परऑक्साइड बनाना चाहता है, बड़े कटायन जो होते हैं वो परऑक्साइड बनाना चाहते हैं, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये भी मेंशन करो टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी डिकम्पोज करेंगे। अगर कोई ये पूछता है कि अल्कली मेटल कार्बोनेट में लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर बाकी क्यों डिकम्पोज नहीं करते, यू कैन गो विद द फजान रूल एंड बोलते हैं कि लिथियम वाले में कोवेलेंट करेक्टर एक्सेप्शनली ज्यादा है, क्योंकि लिथियम का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है। अगर कोई कहता है कि फर्स्ट सेकेंड डे वाले में, सेकेंड डे वाले की बात करें तो सेकेंड डे वाले में क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए सेकेंड डे वालों में एक्सेप्शनली कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, और उसमें क्या होगा, इसलिए सेकेंड डे वालों का जो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये सारे क्या होते हैं, आसानी से डिकम्पोज कर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और वो रीजन वही है कि आप एक तो छोटा साइज है पहले बेरिलियम का, ऊपर से आप 2+ चार्ज लगा रहे हो और छोटा हो गया, तो पोलराइजिंग पावर जो होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की जो पावर होगी वो इनकी ज्यादा है। तो सेकेंड डे वाले जो होते हैं कंपाउंड, इन जनरल आयनिक कंपाउंड जितने सेकेंड डे वाले को होते हैं उनके कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट की, है ना, डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट की बात कर लेते हैं।
सो डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग ले लेते हैं जैसे Ag2CO3 को ले लेते हैं। Ag2CO3 को जब आप हीट करोगे यू विल गेट Ag2O प्लस CO2, ये आपको मिल जाएगा। Ag2CO2 मिल जाएगा, ये हटा रहा हूं। ये आपने अभी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, ये आपने अभी मेटलर्जी में भी पढ़ा होगा, है ना। और आपको पता है कि ये जो Ag2O का जो कलर होगा, ठीक है, इसको आप लोग ब्राउन ब्लैक लिख लीजिए। ब्राउन ब्लैक, यहां पे लिख देना ड्राई हीटिंग, ड्राई हीटिंग लिख देना, ठीक है। तो ये ब्राउन ब्लैक कलर का रहेगा। अब आपको पता होगा कि जो ये रहता है क्या, इसका जो ई नॉट वैल्यू होता है किसका, Ag प्लस आयन से Ag का, वो 0.8 वोल्ट होता है। तो 0.8 वोल्ट ठीक ठाक पॉजिटिव वैल्यू है, SRP वैल्यू। इससे ये पता चल जाएगा, इससे ये सॉरी ब्लैक BL ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये पता चल जाता है, इस वाली वैल्यू को देख कर ये पता चल जाता है कि सिल्वर में अपने आप को डिकम्पोज करने की पावर है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होता है वो अपने आप को क्या करता है, जल्दी रिड्यूस कर सकता है। तो सिल्वर क्या करेगा, डिकम्पोज करता है। सिल्वर अपने आप को डिकम्पोज, अगर आप हीट करोगे 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे हीट करोगे, यू विल गेट 2 Ag सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है ना। ये होगा साइनी सिल्वर लिखा रहेगा, या फिर ग्रे लिखा रहेगा, ग्रे सिल्वर, है ना, इस तरीके से। तो साइनी चमकीला सा बनेगा, है ना। ब्लैक कलर का जो होगा Ag2O, इस तरीके से ये होगा। अगर आपने हीट करते हैं, ड्राई हीटिंग करेंगे, पानी के अंदर नहीं, ड्राई हीटिंग होनी चाहिए, कैल्सिनेशन, इस तरीके से, है ना। Ag2CO3 के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये सॉलिड लिखा है, S लिखा है, S फॉर सॉलिड, है ना, ठीक है, ये लिखा है। नाउ अगर हम इसी चीज को डिस्कशन में लाएं और किसके लिए लेकर आए, मान लो जिंक कार्बोनेट को लेकर आए, तो ZnCO3 को लेकर अगर हम आते हैं तो इसको हीट करने पे क्या होगा, इसको हीट करने पे बनेगा ZnO प्लस CO2। अब अपने को पता है कि यार ZnO, जिंक का जो SRP वैल्यू है वो क्या होगा, वो है माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ये जो जिंक का जो आयन है, ये जो +2 स्टेट में है, ये आपको इस स्टेट में ले जाने में थोड़ा सा मुसीबत है आपके लिए। ये हीट करने पे नहीं जाएगा, ये हीट करने से नहीं जाने वाला है। अभी आपने मेटलर्जी पढ़ा था, आप इसका कार्बन रिडक्शन कराते थे, है ना। तो कार्बन रिडक्शन जब कराते थे तब जाके आपको जिंक ऑक्साइड से क्या मिलता था, जिंक मिलता था। तो मेटलर्जी तो हमें करनी नहीं है, लैब के अंदर हम लोग इतने हाई टेम्परेचर पे काम थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। लैब में हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिलहाल सॉल्ट एनालिसिस में आप ऐसा नहीं कर पाओगे हीट करने पर। तो ये ऑक्साइड आपको डिकम्पोज नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, वो हीट करने पर क्या मिल जाएगा, हीट करने पे आपको येलो मिलता है। मैंने वो वीडियो दिखाया था आपको पिछले क्लास में, हीट करने पे येलो मिलेगा, और कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, ये व्हाइट होगा, पाउडर के जैसा, है ना, कैरम पाउडर जो वगैरह होता है उसके जैसा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फील है इसके बारे में। सिल्वर का नोट हो गया सबका, सिल्वर का नोट हो चुका है, देखो जरा, सिल्वर का नोट हो चुका है, सिल्वर वाला नोट हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लो। हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसमें जाते हैं, इसमें जाएंगे, कॉपर कार्बोनेट में जाएंगे, CuCO3 में जाने वाले हैं। तो CuCO3 में जब हम जाने वाले हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा CuO प्लस CO2। अब अपने को पता है कि यार इसका जो ई नॉट वैल्यू है कॉपर 2 प्लस से कॉपर का, ये 0.34 वोल्ट है ना। तो यहाँ पर भी आपको डिकम्पोजिशन मिल जाता है, हीट करने पे ये कॉपर में चला जाएगा, रेड कलर में ये मेटल बना लेगा। थोड़ा सा है, मतलब हीटिंग के लिए चल जाएगा, यहाँ पे हो जाता है ऐसे करके, ये हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली एक और आपको मिल सकता है मरकरी वगैरह के लिए, मरकरी है, लेड है, ये सब डिकम्पोज करके पहुंच जाएंगे। सीधा फंडा ये है कि जिनके एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है वो अपने ऑक्साइड से मेटल आसानी से दे देंगे, जिनके एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है वो अपने ऑक्साइड से मेटल आसानी से दे देंगे, है ना। एक मरकरी का भी है एग्जाम्पल, HgCO3 का, इसमें क्या बनेगा, HgO बनेगा और CO2 बनेगा। इसको हीट करने पे क्या हो जाएगा, Hg लिक्विड और
हाफ O2 में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो SRP वैल्यू है वो कितनी है, Hg2 प्लस से Hg में जाने की, वो 0.84 वोल्ट है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ऑक्साइड से कैसे डिकम्पोज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट का एग्जांपल भी लिया, उनको SRP के बेसिस पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऐसे करके। अभी मुझे याद है, इसमें अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पेज पर जो है ना, क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पेज पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो फर्स्ट पेज है उस पर क्या होगा, उस पर एक क्वेश्चन है कि Na2O, MgO, CuO, Ag2O और ZnO, इनकी स्टेबिलिटी पूछी गई है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर को पूछा गया है ये जी इसका। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। हाँ ये है, नहीं ये है, अभी भी है मैंने, और ये मेरा ही रखा हुआ क्वेश्चन है। और ये आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब सीट बनाई थी पहली बार तब से अभी तक चला आ रहा है, और ये पहले पेज पर ही रखा हुआ है अभी भी, है ना, मैंने अभी डिस्कस किया था, है ना। यस, Na2O, तो Na2O इज मोस्ट सॉल्युबल बिकॉज, यस बिल्कुल पीयूष, यही आने वाला है। सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर जिंक का, फिर कॉपर का, फिर उसका, है ना, उसी तरह इसी ऑर्डर में आप ले जाओ, है ना, SRP के ऑर्डर में। जिसका SRP वैल्यू नेगेटिव होगा वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सोडियम ऑक्साइड अच्छे से स्टेबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, Ag2O, जिंक। आपने अभी मेटलर्जी पढ़ी है, और मेटलर्जी में रिफ्रैक्टिव मटेरियल की बात हुई थी क्या, रिफ्रैक्टिव मटेरियल की बात हुई थी क्या? मेटलर्जी में रिफ्रैक्टिव मटेरियल वो जो फर्नेस की दीवारों पे लगाया जाता है ना, फर्नेस की दीवारों पे लगाया जाता है। तो ये फर्नेस की दीवारों पे लगाए जाते हैं, MgO, CO लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई स्टेबल ऑक्साइड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, डिकम्पोज नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए वो हीट का एनवायरमेंट अंदर, जो फर्नेस होती है उसके अंदर हीट का एनवायरमेंट बनाए रखते हैं, है ना, इस तरीके से। तो हाँ, रिवर बैटरी फर्नेस वगैरह जो है ना, रिवर बैटरी फर्नेस नहीं, और रिफ्रैक्टीज, है ना, रिफ्रैक्टीज जो होते हैं, जैसे चूल्हे के बर्तन, जो चूल्हे में जब खाना पकाते हैं ना, तो क्या करते हैं, अंदर वो लगा लेते हैं, मतलब बीच में नीचे वो लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से रहेगा, है ना, प्रोटेक्ट द फर्नेस फ्रॉम द मेल्ट। यस, फर्नेस की दीवारों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए फर्नेस की दीवारों पर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड एज ए रिफ्रैक्टिव जो है ना यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे रहेगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर और हीटिंग इफेक्ट के बारे में, ये कंप्लीट हो गया है। हीटिंग इफेक्ट एक टॉपिक है अलग से, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो अलग से भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा जितना यहाँ पढ़ा देंगे, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो हीटिंग इफेक्ट अलग से पढ़ा देंगे, साइड रिएक्शन का। ठीक है, इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहेगा, इसका आंसर है Na2O इज मोस्ट स्टेबल, देन MgO, देन CuO, देन Ag2O, सॉरी देन CuO, MgO क्या नहीं, इसके बाद आएगा जिंक ऑक्साइड, फिर आएगा कॉपर ऑक्साइड, फिर आएगा Ag2O, ये ऑर्डर आएगा। और ये किसके बेसिस पर है, ये SRP के बेसिस पर है। इनकी SRP वैल्यू देखो 2.7, इसका से 2.36 है, इसका माइनस का 0.76 वोल्ट है, ये 0.34 वोल्ट है, ये 0.8 वोल्ट, इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ये रहेगा। चलो, ये तो हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट है। नाउ अब हम लोग आते हैं रिएक्शंस पर। ये तो हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं लैब टेस्ट थ्रू रिएजेंट, है ना, लैब टेस्ट थ्रू रिएजेंट। रिएजेंट के थ्रू क्या करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, किसका, कार्बोनेट का, है ना। सॉरी, एक चीज और रह गया यार, अभी तो रुक जाओ, अभी रह गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट रह गया। बाइकार्बोनेट्स क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन जितने होते हैं CO3 2 नेगेटिव, ये क्या करेंगे, ये CO3 - 2 H2O और CO2 में डिकम्पोज होते हैं। ये इसका स्केलेटन है मेन बाइकार्बोनेट का।
जैसे अगर आपने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस में डिकम्पोज कर जाते हैं, बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट जो होगा वो क्या करेगा, बाइकार्बोनेट जो है ना वो कार्बोनेट में डिकम्पोज कर जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर इनको क्या करेंगे, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट था जो कि वाटर को क्या देता है, वाटर को हार्डनेस प्रोवाइड करता है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, वाटर को प्रोवाइड हार्डनेस, है ना, ये प्रोवाइड करता है हार्डनेस टू वाटर। कौन सी हार्डनेस देता है, टेम्पररी हार्डनेस देता है ना। तो टेम्पररी हार्डनेस को अगर हम कैसे हटा सकते हैं, हीट करके हटा सकते हैं। तो पानी को अगर गर्म कर दोगे तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा वो डिकम्पोज होगा कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल होगा तो पानी में नीचे बैठ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जब पानी में ये नीचे बैठ जाएगा तो जो कैल्शियम आयन था, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये आउटसाइड वाटर चला जाएगा, ठीक है, ये पानी से बाहर हो जाएगा। और पानी से जब ये बाहर हो जाएगा तो आपका हार्डनेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बाइकार्बोनेट नेगेटिव आयन हार्डनेस नहीं देता है, पॉजिटिव आयन की वजह से हार्डनेस आती है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन की वजह से। तो इस तरीके से जो बाइकार्बोनेट है वो क्या करेंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल इसमें चले जाएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी यही आंसर है, इस तरीके से हो जाता है। तो इसका मैंने हीटिंग जो है ना, हीटिंग इफेक्ट आपको समझा दिया, बाइकार्बोनेट का भी समझा दिया, ठीक है। सो काफी डिटेल में हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, स्टेबिलिटी, ऑक्साइड वगैरह सारा कुछ हो गया, काफी कुछ हमने जो है ना एस ब्लॉक वगैरह एक तरह से रिवाइज हो गया आपका पूरा का पूरा, है ना, इस तरीके से। अब आपके भले ही आपसे सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं ये जो चीजें डिस्कस हो रही इन सब का बैकग्राउंड होता है, आप ब्लैंक होके नहीं जा सकते। आप सोचो सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन जा रहे हैं तो जो है ना, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट हार्डनेस क्यों आती है, तो हार्डनेस आने का रीजन है कि ये जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होता है, ये जो सोप का जो नेगेटिव आयन होता है ना उसके साथ स्कम बना लेता है, प्रेसिपिटेट इसके साथ कंबाइन कर जाता है, तो वो कपड़े के साथ कंबाइन होना नहीं देने देता, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है निखिल, है ना। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है ना, यही आपको जो है ना वो परेशान करता है, इसी को हटाना पड़ेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, है ना। ये जो सोप का जो नेगेटिव आयन होता है जो कि मिसल की तरह काम करता है, अलग वो डस्ट पार्टिकल को हटाने में काम आता है, उसके साथ ये कंबाइन कर जाता है, ये कंबाइन कर जाएगा तो डस्ट पार्टिकल को हटा नहीं पाता है, इस तरीके से ऐसा होगा, है ना। तो जो सोप बबल जो सोप झाग बनाना चाहिए था, लेदर बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाता है ना, ऐसा कुछ है रीजनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर CO3 नेगेटिव का टेस्ट कर लेते हैं, लैब टेस्ट कर लेते हैं। CO3 नेगेटिव का हम लोग कर रहे हैं लैब टेस्ट बाय रिएजेंट, है ना। कुछ रिएजेंट के थ्रू लैब टेस्ट करने वाले हैं। और वो लैब टेस्ट कैसे होते हैं, वो लैब टेस्ट इस तरीके से है कि आपको सॉल्ट लेना है ना, सॉल्ट को आपको डाइल्यूट HCl मिला देना है एडेड, ठीक है, तो एक गैस बनेगी, है ना। तो अगर वो गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, अगर डाइल्यूट HCl मिलाने पर गैस प्रोड्यूस हो गई है, इसका मतलब है कि आपका ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, वो डाइल्यूट एसिड ग्रुप है ना, वो डाइल्यूट एसिड ग्रुप है, समझ में आ गया, ठीक है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप है। अब डाइल्यूट एसिड ग्रुप में तो बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरत है ना कि CO3 नेगेटिव आपको दिया गया हो, तो आप कैसे पहचानोगे, अब आप इस गैस का नेचर देखोगे, है ना। गैस के नेचर में आपको नेचर देखना है कि इफ कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस released with effervescence, ठीक है। अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस रिलीज होती है विद इफरवेसेंस, मतलब सनसनाहट के साथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज CO2 फ्रॉम CO3 SCO3 सॉल्ट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो इफ द कलरलेस ऑर्डरलेस गैस रिलीज्ड विद इफरविसेंस, अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इफरविसेंस के साथ, सनसनाहट के साथ, जैसे कोल्ड ड्रिंक पे निकलती है, ठीक है ना, उस तरीके से अगर निकलती है तो फास्ट निकलती है, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कलरलेस मतलब कलर नहीं होगा, ऑर्डरलेस मतलब स्मेल नहीं होगी, तो हम बोलते हैं कि CO2 हो सकती है, CO2 हो सकती है सी, लेकिन CO2 कहाँ से निकल सकती है, CO2 कार्बोनेट से भी निकल सकती है, बाइकार्बोनेट से भी निकल सकती है। जब हम लेक्चर जो है ना वो करेंगे लेक्चर के आखिरी में, जब ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो मैं इसमें डिफरेंस भी समझाऊंगा, अभी मैं स्टार्ट किया हूं तो अभी डिफरेंस नहीं। इफरविसेंस का मतलब होता है, ठीक है ना, सनसनाहट के साथ निकलना, है ना, फास्ट आवाज के साथ, हिस की आवाज के साथ निकलना, जैसा कोल्ड ड्रिंक में निकलता है ना, उस तरीके से जब कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं उस तरीके से रहेगा, है ना, ठीक है, वॉइस के साथ निकलना, दैट कॉल जो है ना वो रहेगा। नाउ अभी इसके बाद क्या करना है, सेकेंड जो इसका टेस्ट है वो ये है कि इफ द गैस पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, इफ द गैस पास थ्रू लाइम वाटर एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है ना, मिल्की मतलब व्हाइट पीपीटी जैसा, है ना, दही के जैसा होगा, उस तरीके से कर्ड की तरह, जैसे ना कर्ड को आप, ठीक है, स्टिर कर दो, उससे जैसा होगा। तो अगर इफ द गैस पास थ्रू लाइम वाटर एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो भी हम कहते हैं कि दैट इज CO2 हो जाएगा। ये CO2 गैस की प्रॉपर्टी होती है, ये SO2 गैस की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन SO2 गैस के बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें चलेंगे। ये CO2 गैस का ही प्रॉपर्टी है कि CO2 गैस लाइम वाटर में पास करने पे उसको मिल्कीनेस देता है। कैसे? CO2 गैस को जब हम पानी में इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज द लाइम वाटर, ये लाइम वाटर सॉल्यूशन होता है, इसको जब पास करते हैं तो क्या बनता है, तो CaCO3 सॉलिड बनता है और H2O बनता है। ऐसे ये जो CaCO3 बनेगा ये व्हाइट पीपीटी है, इसी का मिल्कीनेस अपीयर होता है, ये इनसॉल्युबल है, इसका ही मिल्कीनेस अपीयर होता है, ठीक है, तरीके से रहेगा। ओके, ये रहेगा, क्लियर हो गया। तो ये रहने वाला है। नाउ अब हम लोग इसकी बात करते हैं, CO2 गैस ऐसा होगा। दूसरा बात है कि इफ CO2 गैस passed in excess, if CO2 gas passed in excess, then milkiness disappear, ठीक है। अगर CO2 गैस को एक्सेस में पास करते हैं तो मिल्कीनेस क्या हो जाता है, टर्न्स मिल्की के आगे लिखा है व्हाइट पीपीटी लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये जस्ट खत्म कर रहे हैं, है ना, इसके बाद बस खत्म ही कर रहे हैं ना, लास्ट टाइम खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल। इफ CO2 गैस पास इन एक्सेस देन मिल्कीनेस डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ soluble bicarbonate, विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ठीक है, ये जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। ओके, क्या हो रहा है इसमें देख लो आप फटाफट, इसकी जो केमिस्ट्री चल रही है वो क्या होगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये वाला इसमें जो इसका जो रिएक्शन है इस वाले का वो देख लो, CO2 2 मोल यूज होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा, है ना, इसको 2 मोल CO2 लिखेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, CaCO3 बनाएगा, ठीक है, CaCO3 बनाता है, नहीं सर ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ये सॉल्युबल होता है। समझना यहाँ पे देखो, ये 2 मोल है, यहाँ पे ये 1 मोल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेस में है, यहाँ पे ज्यादा है, जबकि ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है
ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है इस तरीके से, तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें ये एक्सेस में होगा, और ये वाला जो रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसको हटा दें, इसको हटा दें, नीचे वाला, जहां पे मिल्कीनेस अपीयर हो रहा है आपको, वहां पे ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। 1 मोल CO2 जब एक्वस मीडियम में जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, जब ये पानी में जाएगा तो ये बनाएगा वाटर में जाके, बेसिकली ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का जो 1 मोल होगा, that will have 2 moles of H plus ion and 1 mole of CO3 2 negative। और इसका जो 1 मोल है वो क्या बनाएगा, 1 मोल तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और 2 मोल OH आयन बनाएगा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, 2 मोल H2O बना देंगे ऐसे। और ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन आपको मैंने बताई है, ये वाली रिएक्शन, ये वास्तव में जो रिएक्शन है, ये एक तरह से कौन सी रिएक्शन है, ये एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है और ये प्रेसिपिटेशन जो है ना हो रहा है इस तरीके से, है ना। ये CO2 का H2CO3 है, यहाँ 2H प्लस, यहाँ के 2H खत्म करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रहे हैं, ऐसा कुछ है। अब होता क्या है कि जब CO2 एक्सेस में होगा तो तुम्हारा जो H2CO3 बना था ये ज्यादा होगा, एक्सेस में होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जो ये H2CO3 है वो 2 स्टेप में डिकम्पोज करता है, H प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन में, और फिर HCO3 माइनस आयन क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा H प्लस आयन और CO3 2 नेगेटिव में। तो क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम पड़ गया है, तो ये H2CO3 को केवल बाइकार्बोनेट के स्टेज तक ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। केवल ये वाला जो H प्लस आयन है ना, ये वाला H प्लस आयन है, इसको ही फिनिश कर पाएगा, इसको मेंटेन रखेगा, मतलब इधर पहुंच नहीं पाएगा सेकेंड स्टेप तक, पूरा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, केवल बाइकार्बोनेट के स्टेज तक इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, आधा न्यूट्रलाइजेशन होगा। आप ये मान लो भाई 1 मोल आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसके 2 मोल है, तो इसका 50% CO2 का 50% ही न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो वो बाइकार्बोनेट आयन तक रह जाएगा। और यहाँ पे कौन सा आयन होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन आएगा यहाँ से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ऐसे। तो न्यूट्रलाइजेशन तो यहाँ पर भी हो रहा है, समझ में आया। ये जो हो रहा है, अगर कोई तुमसे पूछता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने का क्या रीजन है ना भाई, हम तो ये कहते हैं चलो ये तो सबको पता है कि CO2 एक्सेस में पास कर देंगे तो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट बनने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन आप उसको ये बताओ कि आखिर ये डिसअपियर क्यों, मतलब बाइकार्बोनेट क्यों बन रहा है, तो आप उसको बोलना कि भाई यहाँ पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सॉल्युबल बाइकार्बोनेट जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। H2CO3 कैसे बनेगा सर, इसका कोई होमवर्क नहीं है। मैं ये कह रहा था बेसिकली H2CO3 तो बहुत सिंपल है। H2CO3 के लिए बहुत क्लियर है कि जो CO2 और वाटर होगा ना, ये दोनों भाई ये इसी से बन जाएगा ना H2CO3, ये ऑक्सी एसिड है ना। या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर आपको लगता है तो मैं लक्स प्लस डेफिनेशन यूज कर सकता हूं। पिछले क्लास में थे आप लोग, लक्स प्लस डेफिनेशन में थे, तो लक्स प्लस डेफिनेशन में आपको यूज कर लेता हूं, है ना। लक्स प्लस डेफिनेशन में क्या था कि जो CO2 होगा और H2 होगा, H2 इसको एक ऑक्साइड आयन दे देगा, ये वाला ऑक्साइड आयन और ये CO2 मिलके क्या बना देगा, CO3 2 नेगेटिव, और इसने ऑक्साइड आयन दे दिया तो इसके पास क्या बचेगा, केवल 2H प्लस। इन दोनों को मिला दो, क्या बन गया, H2CO3 बन गया। देखो हो गया ना जादू, बोलो। ये देखो ये समझ में आया नहीं आया, H2CO3 की CO2 से कैसे रिएक्शन हो रही है, वाटर इज गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑक्साइड आयन, है ना, वाटर इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑक्साइड आयन, सो वाटर गेट 2H प्लस आयन और उस तरीके से H2CO3 बन रहा है।
ठीक है, इस तरीके से होगा। ओके, ये रहेगा, ये रहने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग इसको रोक देते हैं, है ना, इस तरीके से रोक देते हैं, यहाँ पे क्लास को रोक रहे हैं, है ना। अब आप लोग थोड़ा डाउट आउट जो भी है पूछ लो, जो भी है, और बाकी जिसको कुछ काम है तो वो निकल जाएगा, है ना, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग जो है ना मैं आपको दे दूंगा, है ना।